अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। कैसे चल रहा है ध्यान रखिएगा। पहले श्रीगुप्त ने स्थापना की, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त की हत्या हो गई, और फिर रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नामों की बात करें तो इसका नाम देवगुप्त था। क्या? देवगुप्त था, देवराज था, और देवश्री या देवीश्री थी। ध्यान रखिएगा। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि रामगुप्त की हत्या करके यह राजा बना था। रामगुप्त इसका भाई था, और रामगुप्त की जो पत्नी थी, कौन सी? देवी। रामगुप्त की पत्नी देवी उसी के बहकावे में आकर, उसी के बहकाने पर इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। मतलब रामगुप्त की पत्नी के कहने पर उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, और उसकी पत्नी मतलब अपने भाभी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाभी से शादी कर ली थी, इसलिए इसका नाम देवीश्री भी पड़ा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी ने शादी कर लिया था, ध्यान रखिएगा। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या किसी की थी? अपने भाई रामगुप्त की। इन दोनों के प्रेम पर आधारित एक पुस्तक भी है जिसका नाम देवी चंद्रगुप्तम है। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम, जिसे किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। तो देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त। कौन दत्त? विशाख दत्त। ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त ने क्या लिखा? देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक, जो किस पर आधारित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी भाभी देवी के प्रेम पर आधारित है यह पुस्तक, देवी चंद्रगुप्तम। ये हो गई इसकी पर्सनल जानकारी। अब हम इसके शासन के बारे में जान लेते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसने शकों का अंत किया। कौन? शक राजाओं की इसने अंत कर दिया। हमने ISP के जो पढ़ा था उसी में के ये शक शासक, इनका अंत किसने कर दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और खुद उसने इसका अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का अंत करके। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब अन्य उपाधियों के बारे में इसके बात करें तो इसने एक सकारी की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? सकारी की उपाधि। और इसने शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और भी इसके बहुत सारे काम थे। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। क्या? चांदी का सिक्का चलवाया था। ध्यान रखिएगा, चांदी का सिक्का चलवाया था। साथ ही इसने राजा रानी नामक सिक्का भी चलवाया था। कौन सा? राजा रानी, जिसपे राजा और रानी दोनों के चित्र अंकित होते थे। हालांकि अन्य राजाओं ने भी राजा रानी टाइप का सिक्का चलाया था। तो इनकी उपाधियों के बारे में कौन कौन सा इसकी उपाधि हो गई? विक्रमादित्य, सबको को हरा करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने उसके बाद सकारी के भी उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद इसने चांदी की सिक्के भी चलवाए थे। किसकी? चांदी के सिक्के। इनके अन्य बात करें इनके विशेषताओं की तो इसने न्याय का सिंहासन लगवाया था। किसने? न्याय का सिंहासन, न्याय का सिंहासन। ध्यान रखिएगा, किसने न्याय का सिंहासन लगवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने न्याय का सिंहासन लगाया था। इसके समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय न्याय जो है वो न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत इतनी मजबूत थी कि कोई भी अपराधी अपराध नहीं कर पाता था। इतना ध्यान रखिए कि इसके समय लगभग 0 अपराध हो गए थे। अपराध कितने? 0 हो गए थे। तो न्याय के सिंहासन किसने लगवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि किस वंश का था? तो यह आपको गुप्त वंश का था। ध्यान रखिएगा, सबके नाम में लगभग गुप्त लगा ही है। अब इसके अन्य विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। अन्य विशेषताओं क्या है? तो इसके मेहरौली अभिलेख मिला है। दिल्ली से मेहरौली अभिलेख मिला है। कौन सा? मेहरौली अभिलेख। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के मेहरौली अभिलेख में इसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के मेहरौली से अभिलेख मिला है। दिल्ली के मेहरौली से एक अभिलेख मिला है जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। कहाँ पे? कुतुब मीनार के समीप है। वहाँ पे उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। किसकी? विष्णु ध्वज की स्थापना, मतलब कि विष्णु भगवान के जो ध्वज थे इसकी स्थापना। इसके समय में वैष्णव धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ था। ध्यान रखिएगा, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म का। ये किसके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय किस धर्म का था ज़्यादा इसने बढ़ावा दिया? तो इसने सर्वाधिक बढ़ावा वैष्णव धर्म को दिया था। किसको? वैष्णव धर्म को। ध्यान रखिएगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा, वैष्णव धर्म को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा धर्म था? देखिए, वैष्णव धर्म को कृष्ण भगवान ने भी चलाया था, भागवत संप्रदाय। तो देखिए, मेहरौली अभिलेख से ही पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे ये किस भगवान के उपासक थे? तो ये विष्णु भगवान के उपासक थे, अर्थात वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था। जो मेहरौली अभिलेख दिल्ली में है वो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है, और वहीं पर विष्णुपद पर्वत पर इसने विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। उसी पर मेहरौली अभिलेख में ही चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। किसका? चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसे वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में चंद्र नामक राजा का जो वर्णन है उसे वर्तमान में चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी तुलना की गई है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी तुलना की गई। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी तुलना की गई है, जो कि चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है मेहरौली अभिलेख में। अगला जो पॉइंट है, यह जो चंद्र का समीकरण, गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से, अभी हमने आपको बताया कि जो यह चंद्र नामक राजा की जो उपलब्धियों का वर्णन है मेहरौली अभिलेख में, कौन सा? मेहरौली अभिलेख में। तो यह आपको किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका आपको क्या किया गया है? इनका समीकरण लगाया गया है, मतलब ये माना गया कि ये किसके बारे में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगला पॉइंट है, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा। किसने? तो पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को इसने परास्त किया, रुद्र सिंह थर्ड को इसने परास्त किया, और इसके परास्त करने के कारण शकों का अंत हो गया। क्या हो गया? शकों का अंत हो गया, जिससे कहा जाता है कि पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन हो गया, वहाँ से शक सत्ता खत्म हो गई। शकों के हराने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। साथ ही इसने कौन कौन सा उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है इसके समकालीन। देखिए, ये सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये अभी तक, कि इसके समकालीन चीनी यात्री कौन था? किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन चीनी यात्री कौन था? तो वो फाहियान था। कौन था? फाहियान था। ध्यान रखिएगा, चीनी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। यह किसके समकालीन था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फाहियान किसके दरबार में आया था? इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में भी या अन्य भी एग्जाम में पूछे गए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले फैक्ट जो है ये देख लेते हैं। ये अगला जो फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको 2-3 नाम याद रखने होंगे। कौन कौन सा? देखिए, इसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन कौन से? 9 महापुरुष रहते थे, या 9 महान लोगों का एक ग्रह था, महान लोगों का एक समूह था, जिसे नवरत्न कहा गया। 9 रत्नों का एक समूह था, जिसे नवरत्न कहा गया। ये नवरत्न में सभी लोगों का नहीं, लेकिन 4-5 लोगों का नाम आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा नाम आपको याद रखना है? आइए हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले महाकवि कालिदास के बारे में याद रखें। तुलसीदास तो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन। लेकिन महाकवि कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो इसके नवरत्नों में कितने? 9 लोग थे। नवरत्न नाम ही है, तो 9 लोग थे। 9 लोगों में किनका आपको याद रखना है? तो कालिदास क्या थे? कवि थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। उसके बाद आपको धन्वंतरी का नाम याद रखना है। धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि धन्वंतरी किसके दरबार में थे? किस गुप्त शासक के दरबार में थे या किसके दरबार में थे? तो ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी थे। धन्वंतरी क्या थे? तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। उसके बाद है वराह मिहिर। कौन? वराह मिहिर, यह एक खगोल विज्ञानी थे। क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। ध्यान रखिएगा, वराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे, और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो इसके नवरत्नों के एक बार हम नाम आपको बता देते हैं। यही 3-4 आपको याद रखना है। एक और अमर सिंह का नाम याद रखना है। ये अमर सिंह जो थे कोशकार थे। कोशकार का मतलब है डिक्शनरी। क्या? डिक्शनरी को जो बनाने वाला होता है उसी को कोशकार थे। शब्दों के जो एक जगह क्या किया जाता है, इकट्ठा करने का काम ये किया करते थे। कौन? अमर सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना है।
और भी हैं, तो इनका नाम सिर्फ बता देते हैं। ये 4 नाम आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा? तो महाकवि कालिदास, जो कि कवि थे, चिकित्सक थे धन्वंतरी, और खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो बराहमिर। तो ये 3 नाम, और साथ में अमर अमर सिंह, जो अमर सिंह क्या थे? तो अमर सिंह इसलिए याद रखना है कि आगे बहुत सी और भी अमर सिंह मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ से आपको अमर सिंह को भी याद रखना है। अमर सिंह क्या थे? तो वो कोषकार थे। अगला है कूटनीतिज्ञ। तो कूटनीतिज्ञ कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो घटकर पर था। कौन? घटकर पर एक कूटनीतिज्ञ था। वेताल भट्ट कौन था? तो वेताल आप सुनेगा, विक्रम वेताल वगैरह करके। तो ये वेताल भट्ट कौन था? जादूगर था। क्या था? जादूगर था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। अन्य जो बचे हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अन्य लोगों में कौन कौन से हैं? तो हमने देख लिया वेताल भट्ट जो कि जादूगर थे। कोषकार अमर सिंह क्या थे? कोषकार थे। शंकु एक नाम का था जो कि वास्तुकार था। क्षणपक एक ज्योतिषी था। कौन था? ज्योतिषी था। वर रुचि या व्याकरणज्ञ थे, मतलब व्याकरण लिखने का काम किया करते थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में जानकारी हो गई। इसमें से आपको 4 लोगों का नाम याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ऐसे घुमा फिरा करके, जैसे कि 4 लोगों का नाम भी दे सकता है इसमें से कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से नवरत्न थे, तो उनमें से नाम दे सकता है, या किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। तो ये हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो यहाँ हमने देखा कि हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया। तो अब गुप्त वंशकालीन कुछ अभिलेखों के बारे में और कुछ धार्मिक और उनके सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। गुप्त जो वंश वाले थे, गुप्त शासक जो थे, भागवत अथवा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन से? भागवत अथवा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैष्णव धर्म का चरमो उत्कर्ष मतलब सबसे अपने चरम पे कब था? तो यह गुप्त राजाओं के शासनकाल में ही भागवत अथवा वैष्णव धर्म अपने चरम पे था। गुप्त नरेश वैष्णव और मत अनुयायी थे, मतलब वैष्णव धर्म को मानते थे तथा उन्होंने इसे अपना राज धर्म भी बनाया था। तो गुप्तों का राज धर्म कौन सा था? तो वो गुप्तों का राज धर्म था वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। किसकी? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। भागवत धर्म को मानते थे और परम भागवत की उपाधि भी उन्होंने धारण किया था। साथ ही इसलिए विष्णु का वाहन गरुड़ इनके राज चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता था। कौन? भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, और इसी गरुड़ का चित्र ये लोग अपना राज्य चिन्ह के रूप में प्रयोग करते थे। तो इन सभी से पता चलता है कि जो गुप्त नरेश थे वे क्या थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो ये उनके धार्मिक मामले हो गए। अब कुछ इनके राजनीतिक और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। उनके जो काल में कुछ कर वगैरह चलते थे वे किस नाम से जाने जाते थे? तो भूमि कर। कौन सा? भूमि कर या भाग कर, उपज कर यही होता था। भूमि कर मतलब भूमि पर जितना उपज होगा उसका भाग देना होता था। तो ये जो भूमि कर था यह उदंग के नाम से जाना जाता था। कौन सा? उदंग का उद्रंग, ध्यान रखिएगा, उद्रंग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में भूमि कर को उद्रंग के नाम से जाना जाता था। और भू राजस्व का जो दर था, उपज का, जितना आपको प्रोडक्शन, जितना आपने उपजाया उसका छठा भाग। कौन सा भाग? छठा भाग। तो भू राजस्व का दर जो था उपज का छठा भाग था। तो आप जनरली अगर आप क्या 60 kg अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, कितना kg? 60 kg, तो उसमें 10 किलो आपको क्या करना होता था? राजा को देना होता था। तो जैसे कि 60 का 1/6 आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 × 60। तो इस तरह से 10 kg आपको देना होता था। तो टोटल उपज का 60% भाग आपको देना होता था। किसको? राजा को। तो भू राजस्व का जो दर था वो 1/6 था। भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। प्राचीन भारत में, ठीक है, या गुप्त वंशों के शासनकाल में सिंचाई कर, देखिए जो आप सिंचाई करते हैं खेत में उस पर भी टैक्स लगता था, और उस टैक्स को विदक भागम कहा गया था। क्या? विदक भागम, विदक भागम, विदक भागम, विदक भागम। 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए ध्यान रखना, और इसलिए हम इतना जोर दे रहे हैं। तो सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। रेशम को, कर किसको? रेशम को ये लोग कौशेय कहते थे। क्या?
रेशम को ये लोग कौशेय कहते थे। क्या? कौशेय। कौशेय रेशम का पर्याय मतलब दूसरा नाम कौशेय था उस समय। अभी हम लोग जो रेशम कहते हैं उसे उस समय कौशेय कहा जाता था। गुप्त लोगों की भाषा क्या थी? तो गुप्त वंश वाले लोगों की सर्वाधिक जो उच्च कुलीन लोग थे उनकी भाषा संस्कृत थी। तो गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा संस्कृत थी। कौन सा? संस्कृत थी। और जो छोटे जाति वाले थे वे लोग जनरली लोग साधारण की भाषा पाली वगैरह यूज करते थे। तो गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी? संस्कृत थी। लोहे के उपकरण, लोहे से अगर कोई वस्तु बनता था तो उसे वारंगल कहा जाता था। क्या? वारंगल। तो लोहे के बने हुई चीजें को वारंगल कहा जाता था। मृक्ष कटिकम, शूद्रक ने एक रचना भी की थी उस समय जो कि मृक्ष कटिकम। तो मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। गुप्त शासकों के समय खेल कौन सा आया था? तो गुप्त शासकों के दौरान खेल जो था उनके लिए शतरंज ही सबसे प्रमुख खेल था उनका। कौन सा? शतरंज उनका प्रमुख खेल था। अन्य कुछ फैक्ट है, इनके समय में जो स्वर्ण मुद्रा चलाई गई उसे दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार कहा जाता था। ठीक है। और देखिए एक लेखक थे भास्कराचार्य। कौन? भास्कराचार्य गुप्त शासकों के समय एक लेखक थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक पुस्तक लिखा है। कम से कम आपको लीलावती तो आपको याद रखना ही होगा कि लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। साथ ही सिद्धांत शिरोमणि के भी लेखक है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य कौन थे? एक लेखक थे। आयुर्वेदा शास्त्र, ये तो हम आपको पढ़ ही चुके हैं कि आयुर्वेद शास्त्र कौन थे? आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद किससे संबंधित कौन थे? तो धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी आयुर्वेद मतलब कि यह चिकित्सक थे। और आयुर्वेदा शास्त्र इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो आयुर्वेदा शास्त्र के लेखक कौन है? धन्वंतरी। वैसे भी अगर आप नहीं भी ध्यान रखिएगा तो भी याद हो जाएगा क्योंकि धन्वंतरी चिकित्सक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र, कौन सा शास्त्र? तो आयुर्वेद शास्त्र के लेखक थे। इसके समय चलाए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। देखिए चांदी गोरा होता है। कौन सा? चांदी एक अलग टाइप का इसमें चमक होता है तो इसे रूपवान होता है या इसे रूपक बोल सकते हैं। तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या? रूपक कहा जाता था। और सोने के सिक्के को दिनार। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना होगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अगला फैक्ट है एक एरण अभिलेख। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में तो नहीं लेकिन यूपीएससी के टाइप लेवल का क्वेश्चन है। ये एक है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। गुप्त कालीन एक एरण अभिलेख मिला है जहां से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। मतलब एक अभिलेख मिला है एरण से जहां से पता चलता है जो कि सती प्रथा प्रचलन में था, इसका प्रथम एक अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। यह 510 ईस्वी का अभिलेख है। कौन सा? 510 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें सेनापति गोपराज, तो गुप्त शासकों के समय एक सेनापति था गोपराज। इसकी स्त्री जब गुप्तराज की मृत्यु हुई तो गोपराज की जब मृत्यु हुई तो उसकी स्त्री के सती होने का उल्लेख है एरण अभिलेख में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि इतिहास का वो प्रथम अभिलेख कौन सा है जिसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? तो वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? एरण अभिलेख। ये आपको याद रखना है। एरण, एरण अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। यह 510 ईस्वी का अभिलेख है और इसमें सेनापति गुप्तकालीन सेनापति गुप्त गोपराज की स्त्री के सती होने का प्रमाण है। अगले है अर्थव्यवस्था। किनके? जो इनके कालीन, कौन से? गुप्त शासकों के समकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो देखिए इनके समकालीन व्यापार पे लोग ज़्यादा जोर देते थे। बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह, बंगाल कहाँ है? तो देखिए ये हो गया भारत और भारत के पूर्वी भाग में है बंगाल, इस साइड में है आपको बंगाल। तो पूर्वी भाग में भारत के बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। तो ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? गुप्त वंश, गुप्त वंशकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं कि बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था। किनके समकालीन? तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त शासकों के समकालीन बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था। एक चीज़ तो आपको हम बताना भूल ही गए थे, एक समुद्रगुप्त को, क्या उनको समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उनका घोड़ा 3 सागर का पानी पीता था। कहाँ कहाँ? 3 सागर। तो देखिए डेली तो 3 सागर जाएगा नहीं, तो देखिए इसको अगर हम भारत का मैप मान ले, किसका? भारत का मैप मान लेते हैं, ठीक है। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये 3 साइड में इसका राज्य था। तो पहले प्राचीन काल में पानी आप वहीं से भर सकते थे जहाँ पे आपका अधिकार होता था। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जब
समुद्रगुप्त शासन में थे, तो उनका शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। और इस तरह से उनका जो इनके बारे में कहा भी जाता है कि इनका जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ये 3 समुद्र मतलब पूरे भारत ये उपमहाद्वीप पर इनका कब्जा था। अभी हम बता रहे थे अर्थव्यवस्था के बारे में भी। तो अर्थव्यवस्था जो है बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। ताम्रलिप्ति, कौन? ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन यहीं से होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार यहीं ताम्रलिप्ति से ही होकर होता था। कहाँ से? ताम्रलिप्ति से। तो ध्यान रखिएगा, ताम्रलिप्ति बंगाल में एक प्रमुख बंदरगाह था गुप्त शासकों के समय, जहाँ से उत्तर भारत के व्यापार का संचालन होता था। अब हम दक्षिण भारत में देख लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम भारत में भड़ौज था। कौन सा? भड़ौज। तो भड़ौज जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। भड़ौज जगह का नाम है जहाँ जो कि पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। पश्चिमी भारत अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको भड़ौज लगाना होगा, और ताम्रलिप्ति पूछेगा बंगाल का जगह तो वो उत्तर भारत। हालांकि ये ताम्रलिप्ति बीपीएससी पूछ चुका है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन कहाँ से होता था, तो ताम्रलिप्ति या बंगाल के प्रमुख बंदरगाह से होता था। और पश्चिम भारत पूछने के चांसेस है, तो क्या पूछ सकता है कि गुप्त काल में व्यापार जो है कहाँ से होता था, तो गुप्तकालीन व्यापार पश्चिमी देशों के साथ होता था भड़ौज से। कहाँ से? भड़ौज से। अन्य जो फैक्ट है उसे भी हम देख लेते हैं। एक और प्रमुख विशेषता देखी गई है कि गुप्त काल में नगरों का बहुत ही पतन हुआ है। क्या हुआ है? पतन हुआ है। जैसे कि पाटलिपुत्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मौर्य वंश के समय बहुत ही बड़ा एक शहर था, लेकिन गुप्त काल में इसका पतन हो गया था। क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुई। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, गंगा घाटी में बहुत सारे शहर थे, जैसे मेनली आप पाटलिपुत्रा को ही देख लीजिए, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आसवन में पर्याप्त विघटन हुआ। वहाँ जो लोग रहते थे उनमें विघटन हो गया। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। ध्यान रखिएगा, वहीं पाटलिपुत्रा है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। किसकी? मौर्य वंश की राजधानी थी। जब यहाँ वेनसांग आया था, कौन? वेनसांग आया था, तो उसने देखा कि यह एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में नगरों के क्रमिक पतन कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा। तो ये हमने देखा पाटलिपुत्र भी गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण एवं कुम्हरार, सोनपुर, सेवगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास की ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये सभी जगह जो कि मौर्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे, इनका ह्रास हो गया था। मतलब ये गांव के रूप में क्या हो गए थे? परिवर्तित हो गए थे। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ, तो नगरों का क्रमिक पतन, जो नगर थे वो गांव के रूप में चेंज हो गए, ये किस काल में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, गुप्तों के काल में। गुप्तों के काल में नगर किस काल में बदले? तो नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूती वस्त्र जो है मुख्यतः इनका व्यापार था, और सूती वस्त्र का उत्पादन जो था मुख्यतः गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु क्षेत्रों में सूती वस्त्र का मुख्यतः क्या होता था? व्यापार होता था। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक गांव दान दिया गया था इन्हीं के समय में। क्वेश्चन ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक दान किसने दिया? तो हालांकि मंदिरों नहीं पूछा है, ब्राह्मणों का, तो दोनों बात एक ही है, मंदिर बोले या ब्राह्मण बोले। तो सर्वाधिक दान किसने दिया? तो गुप्त शासकों ने ही मंदिरों को सर्वाधिक दान दिए थे। सर्वाधिक गांव, और वहां से गांव से जो भी अर्जित होता था टैक्स, वो सभी दान दिए थे किसको? ब्राह्मणों को। यहाँ आपको एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्राह्मणों को भूदान, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। किसने? सातवाहनों ने की थी। जब हम सातवाहन पढ़ाए थे तो भी आपको हमने बताया था कि भूदान देने की व्यवस्था सातवाहनों ने शुरू की थी। वहीं मंदिरें एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक गांव दान, जब सर्वाधिक की बात आ जाए तो वो गुप्त शासकों ने, लेकिन शुरुआत की बात आ जाए तो सातवाहनों ने। तो ये ध्यान रखिएगा।
भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहा जाता था, जो कि उपज का 1/6वां भाग मतलब कि छठा भाग होता था। सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भागम कहा जाता था। नगद कर को हिरण्य कहा जाता था, नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। रेशम को कौशे और लौह यंत्र को वारंगल कहा जाता था, लौह यंत्र को वारंगल कहा जाता था। बात करें इनके शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था लेकिन संघात्मक था। दोनों में अंतर क्या है? राजतंत्रात्मक होता है कि राजा का शासन, और संघात्मक होता है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़ा राज्य बनाना। जैसे वर्तमान समय में भारत 28 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के एक संघीय क्षेत्र बनाता है। कौन सा? संघीय क्षेत्र। उसी तरह उस समय भी गुप्त शासकों ने भी संघात्मक राज्य पद्धति अपनाया था, जो कि छोटे छोटे राजाओं को मिलकर के एक बड़ा राज्य बना था। इसी के समय एक चवार्क दर्शन भी लिखा गया था, जो कि जड़त्व या भौतिक विचारधारा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चवार्क दर्शन में जड़त्व या भौतिक विचारधारा दिया गया है, जिसमें यह दिया गया है कि आपको घबराना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। साथ ही अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उधार लेकर घी खाइए, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तभी तक, उसके बाद आप दोबारा आने वाले नहीं हैं। तो इसमें भौतिक विचारधारा दिया गया है चवार्क दर्शन में। तो ये हमारा अभी तक था। हमने बहुत ही डिटेल्स में संपूर्ण क्वेश्चन को देखते हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट यूपीएससी लेवल तक का देखते हुए हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम